हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की कहानी है यक्षिणी के बारे में। इस कहानी में मैं बताऊंगा कि कैसे लखनऊ के रहने वाले एक व्यक्ति ने शॉर्टकट के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और यकीन करें दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद यक्षिणी के बारे में अच्छी तरह सब आप जान जाएंगे, जिसके बाद यक्षिणी के बारे में और कुछ जानने के लिए आपको और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कहानी पूरी सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे आपके लिए और कहानी बनाने का मोटिवेशन। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। जिस व्यक्ति ने मुझे ये कहानी भेजी है उसने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, इसलिए हम उस व्यक्ति का एक काल्पनिक नाम अंकित रख लेते हैं। अंकित जी बताते हैं, 5 से 5 साल पहले की बात है। मेरी उम्र तब 23 साल की थी। बीटेक पास किए मुझे 1 साल हो गया था, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे पिताजी की मौत बचपन में ही एक्सीडेंट से हो गई थी और मेरी माँ ने ही मुझे और मेरी बहन को अकेले जैसे तैसे पाला था। घर के हालात ठीक नहीं थे और अब सभी रिश्तेदार और पड़ोसी भी ताने देते थे कि कब तक अपने माँ के टुकड़ों पर पलूंगा। मेरी एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम प्रेरणा था, वो भी अपनी बातों से मुझे तकलीफ पहुंचाती थी। आए दिन मुझसे वो कहती थी कि उसके पापा उसका रिश्ता देख रहे हैं और जल्दी ही उसकी शादी करा देंगे। एक दिन प्रेरणा ने मुझे बताया कि उसने घर वालों के प्रेशर में आकर एक लड़के के लिए हाँ कर दी है। लड़का स्टेशन मास्टर की नौकरी करता है और काफ़ी अच्छी फैमिली से भी है और अगले महीने में ही उसकी सगाई है। मैंने उसको काफ़ी समझाया कि वो रिश्ते को मना कर दे, अपने प्यार का वास्ता भी दिया। मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढ लूँगा, उससे वादा भी किया, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसको मुझसे अब कोई उम्मीद नहीं है। मेरा मन बड़ा उदास था। मैं घर पहुंचा तो माँ ने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए। वो दूसरे लड़कों का उदाहरण दे रही थी और मुझे नालायक बता रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही थी। जाने कैसे मैं उस दिन हिम्मत हार गया और मैं घर से उसी समय भाग गया। मैं स्टेशन पहुंचा और बिना सोचे समझे एक ट्रेन में बैठ गया। वो ट्रेन बनारस पहुंची तो मैं ट्रेन से उतर गया। सर्दियों के दिन थे और रात के 11 बज रहे थे। मैं चलते चलते बनारस के घाट पहुंच गया। उस घाट पर डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मेरी नज़र एक घाट के दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो सर्दी से ठिठुर रहा था। उसने केवल एक काली धोती पहन रखी थी और कुछ नहीं। मैं उसके पास पहुंचा और अपनी जैकेट उसको उड़ा दी। उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी थी, चेहरे पर घनी दाढ़ी, हाथों में और गले में बहुत सारी मालाएं थी। मेरी आंखें जब उससे मिली तो मैं जैसे उसके वश में होने लग गया। मैंने उससे ध्यान हटाया और अपनी जेब से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर उसको दिया और कहा, आप भूखे दिखते हो। वो बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, भूखा तो तू खुद भी है, घर से भागकर जो आया है और मेरी फिक्र कर रहा है। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, आपको कैसे पता कि मैं घर से भागकर आया हूँ? मुझे सब पता है लड़के, मैं तेरी हर परेशानी को भी जानता हूँ और तेरी परेशानियों को आसानी से दूर भी कर सकता हूँ। मैंने बड़ी हताशा से जवाब दिया, मेरी परेशानियों को तो मैं ही इतनी कोशिशों के बाद भी दूर नहीं कर पाया, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? उस बूढ़े आदमी ने कहा, तू भला लड़का है, मैं करता हूँ तेरी हर परेशानी दूर। पैसा चाहिए ना तुझे? मैंने हाँ कहा। वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, चल देता हूँ, तुझे बंगला, पैसा सब मिलेगा। तुझे तु, तुझे मैं भीष्म यक्षिणी की साधना देता हूँ, फिर मिलेगा तुझे सब कुछ। बोल, चाहिए भीष्म यक्षिणी? मैंने हाँ कहा। उस बूढ़े आदमी ने मुझे साथ चलने को कहा
वो मुझे पास के ही एक शमशान में ले गया। वहाँ से उसने एक चिता की राख ली। उसके बाद वो मुझे जंगल में ले गया। वहाँ एक कमरा बना हुआ था। वो बूढ़ा आदमी शायद उसी कमरे में रहता था। उस कमरे में जाकर उसने मुझे अपने सारे कपड़े उतारने को कहा और मुझे एक आसन पर बैठने को कहा। मैंने वैसा ही किया। आसन के सामने ही एक हवन कुंड बना हुआ था जिसमें कुछ लकड़ियाँ थी। उस हवन कुंड के पास में ही एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। एक झोला पड़ा हुआ था। एक थाल में भस्म, काफ़ी सारा घी भी वहाँ था। साथ ही हवन की समीधा भी वहाँ थी। वो बूढ़ा आदमी भी एक दूसरे आसन पर मेरे सामने बैठ गया और एक आसन मेरे बगल में ही उसने बिछा दिया और झोले में से उसने एक इत्र की बोतल निकाली। वो कनेर का इत्र था। उस इत्र को उसने चारों ओर छिड़क दिया और मेरे ऊपर भी काफ़ी मात्रा में उसने उस इत्र को लगाया। उसके बाद उसने झोले में से एक बकरे का कलेजा निकाला और एक थाल में रख दिया। इसके बाद उसने हवन की लकड़ियों में आग लगा दी और मंत्र बोलने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे भी मंत्रों को बोलने के लिए कहा और मंत्र बोलते हुए पास में रखी भस्म और हवन सामग्री को हवन में डालते रहने को कहा। लगभग 2 घंटे बाद कमरे में बहुत अच्छी सुगंध आने लगी और थाल में पड़ा हुआ बकरे का कलेजा अचानक से धीरे धीरे गायब होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसको खा रहा हो। उसके बाद मुझे मेरे दाएं कान में आवाज़ आई, मुझे ही बुला रहे थे ना, लो आ गई मैं। वो बूढ़ा आदमी खुशी से चिल्लाने लगा, आ गई वो, आ गई। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक बेहद सुंदर लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, बाल कमर तक के थे। उसने काले रंग की बहुत पतली साड़ी पहन रखी थी जिसमें से उसका बदन साफ दिख रहा था। इतनी भरी हुई लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। उसके वक्ष उभरे हुए थे और कमर पतली थी। देखने से लग रहा था कि उसका बदन बहुत मुलायम होगा। मैं उसके बदन को मसलने के लिए मचलने लगा। मुझे जाने क्या हो गया था। मेरी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। वो लड़की देखने में 16 या 17 साल की उम्र की होगी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने मुझे अपने झोले में से एक हड्डियों की बनी माला दी और कहा, ये ले, पहना दे इसे। मैं वो माला लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा पर उस लड़की ने मुझे बीच में ही रोक दिया और कहने लगी, ये माला पहनाने से पहले एक बार मेरी बात सुनो। इस माला को पहनने के बाद मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो जाओगे, पर इससे पहले तुमको मेरी 3 शर्त माननी होगी। पहली, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। दूसरी, मेरे अलावा कभी किसी और के साथ संभोग नहीं करोगे। तीसरी, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें मेरे साथ संभोग करके मुझे खुश करना होगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं उसको देखकर मदहोश सा हो गया था। उसके बाद उस लड़की ने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक हड्डियों की माला उसके हाथ में आ गई। उसने मुझे वो माला पहना दी और मैंने उसको उस बूढ़े आदमी की दी हुई माला पहना दी। वो लड़की बोली, अब मैं तुम्हारी हुई तुम्हारे मरते दम तक। इसके बाद वो गायब हो गई। सुबह होने में अभी 2 घंटे बचे थे तो मैंने अपने कपड़े पहने, वो माला अपनी जेब में रखी और बूढ़े आदमी को अलविदा कहकर स्टेशन आ गया। वहाँ से ट्रेन से मैं लखनऊ आ गया और घर आकर सीधा अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ ने मुझे खाना खाने के लिए उठाने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी पर मैंने अंदर से ही मना कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद मुझे मेरे गालों पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा वो लड़की मेरे गालों को सहला रही थी। उस लड़की ने मुझे संभोग करने का इशारा किया और मेरे बेड पर आ गई। मैंने उसको बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूसने लगा और अपने हाथों से उसके सीने को मसलने लगा। इसके बाद मैंने अपने कपड़े उतारे और उसके भी, और फिर वो और मैं संभोग करने लगे। संभोग करने का इतना मज़ा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं आया था। लगभग 1 घंटे तक हम संभोग करते रहे। कभी वो मेरे ऊपर तो कभी मैं उसके ऊपर होता। संभोग करने के बाद वो मेरी तरफ आई और कहा, होटल राज पैलेस में जाओ और अपनी माँ की सोने की चैन ले जाना।
मैं तैयार होकर होटल राज पैलेस में चला गया। मैं जैसे ही होटल पहुंचा तो मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे ही थी। उसने मुझे होटल के बार में जाने को कहा। मैं होटल के बार में गया। वहाँ उसने एक मोटे आदमी की तरफ इशारा किया। उस मोटे आदमी के आसपास कुछ लोग और भी बैठे हुए थे। मैं चुपचाप वहाँ चला गया। मैं उस आदमी की तरफ गया। वो लड़की मेरे अलावा किसी को नहीं दिख रही थी। उस मोटे आदमी ने कहा, क्या चाहिए? उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं उससे कहूँ कि मुझे आज के मैच पर सट्टा लगाना है। मैंने ऐसा ही किया। उस मोटे आदमी ने कहा, और तुझ फटीचर के पास पैसे भी हैं? मैंने उसको वो चैन दिखाई। फिर उसके एक आदमी ने मुझे भाव बताया। वो लड़की मुझे सलाह देती जा रही थी और मैं उसकी सलाह मानता जा रहा था। मैं मैच की हर गेंद पर, हर विकेट और हार जीत पर सट्टा लगा रहा था। वो लड़की मुझे बता रही थी कि किस पर लगाना है और किस पर नहीं, और मैं हर बार जीत रहा था। आखिर वो लड़की एक यक्षिणी जो थी, उसकी बातें कभी झूठ जा ही नहीं सकती थी। मैच के अंत तक मैं 3 लाख रुपए जीत चुका था। मैं बहुत खुश था। मैं घर आ गया और कमरे में चला गया। वो यक्षिणी मेरे साथ ही थी। मैंने उसको गले लगा लिया। उस यक्षिणी ने मुझे भरोसा दिलाया कि अब मैं जो भी करूँगा उससे मेरा मुनाफा ही होगा। मैं उन पैसों को अब शेयर मार्केट में लगाने लगा। वो यक्षिणी मुझे बताती जाती थी, जिससे मुझे हर दिन लाखों का मुनाफा होने लगा था। मैंने 2 दिन में ही एक नई कार ले ली और 5-7 दिनों में ही एक बंगला खरीद लिया था। मेरी माँ और बहन हैरान थे कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, पर मैंने उनको बताया कि मेरा एक बिजनेस है जो चल पड़ा है। मैं रोज़ बड़े बड़े होटलों में जाता और पार्टी करता था। वहाँ मैं काफ़ी शराब पीता और मांस भी खाने लगा था। शराब पीकर जब मैं घर लौटता तो मेरी बहन और मेरी माँ मुझसे झगड़ा करती। मैं उनसे यही कहता कि मेरे पैसे हैं, मैं उनसे ऐश करूं या कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। मैं अपने कमरे में चला जाता और कमरे में यक्षिणी के साथ संभोग करता। एक दिन मैं बार से वापस घर जाने के लिए निकला ही था कि मुझे मेरी कार के पास प्रेरणा दिखाई दी। उसको देखकर मैं उसके पास गया। उसने मुझसे हेलो कहा, पर मैंने उससे बड़े घमंड में बात की और कहा, क्यों मैडम, शादी से पहले मेरी याद आ गई क्या? मुझे मना किया था ना। अब देखो क्या नहीं है मेरे पास। शहर के रईसों में नाम है मेरा, गाड़ी बंगला सब है। तुम्हारे होने वाले पति की तो औकात भी मेरे आगे कुछ नहीं है। प्रेरणा ने बताया कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। मैंने कहा, होना भी चाहिए तुम्हें शर्मिंदा, चलो अब हटो रास्ते से। उसने मुझसे उसको कुछ दूरी तक छोड़ने की रिक्वेस्ट की तो मैंने उसको साथ में गाड़ी में बैठने को कहा। गाड़ी के अंदर बैठते ही वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। उसके मेरे सीने से लगते ही जाने मुझे क्या हुआ, मैं सब भूल सा गया। फिर हम दोनों किस करने लगे। मुझे उसके और मेरे प्यार का एहसास हो रहा था। इसके बाद हम होटल के एक कमरे में चले गए और हमने संभोग किया। इसके बाद मैंने उसको घर तक छोड़ दिया और अपने घर आ गया। घर आते ही मेरी माँ और मेरी बहन झगड़ने लगे कि मैं इतनी पीता क्यों हूँ। मैं बिना कुछ कहे कमरे में भाग गया, पर मेरी बहन मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे समझाने लगी कि मैं इतनी शराब ना पिया करूं। पर मैं गुस्से में झल्लाया और कहा कि मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी करूं। अरे तुमसे अच्छी तो वो है जिसने मुझे ये सब दिया। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शराब के नशे में मैंने उसको सब बता दिया और सो गया। मेरी बहन बाहर चली गई। अगली सुबह मैं नाश्ता कर रहा था, तभी मेरी बहन ने मुझे बताया कि प्रेरणा की कल रात मौत हो गई है। किसी ने उसको घर के बाहर ही जिंदा जला दिया। मैं समझ गया था कि ये उस यक्षिणी ने ही किया है। आखिर कल रात को जो कुछ मेरे और प्रेरणा के बीच हुआ उससे वो नाराज तो हो ही गई होगी, क्योंकि मैंने उससे किया वादा जो तोड़ा था। मुझे मेरी माँ और मेरी बहन की फिक्र होने लगी। मैंने तुरंत उनको दूसरे शहर भेज दिया। उन दोनों को ट्रेन में बैठा कर मैं घर आया ही था कि मुझे घर में घुसते ही यक्षिणी सामने दिखाई दी, पर इस बार वो अपने भयानक रूप में थी। उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, उसके लंबे नाखून थे।
उसका ये रूप देखकर मैं कांपने लगा। उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे किए वादे तोड़े हैं, जिनकी सजा मुझे मिलेगी। तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी माँ ने रोते हुए बताया कि किसी ने मेरी बहन की ट्रेन के टॉयलेट में गला काट कर हत्या कर दी है। ये सुनकर मैं समझ गया था कि ये इस यक्षिणी का किया धरा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उस यक्षिणी के ऊपर चीखने लगा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मैं उसको मारने के लिए उसकी तरफ लपका, पर उसने अपने हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और कहने लगी कि गलती तेरी है, तूने अपना किया हुआ वादा तोड़ा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे हर दिन सजा दूंगी। चल तू अभी मेरे साथ संभोग कर। मैं मना करने लगा, पर उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती संभोग करने लगी। मेरी माँ को मेरी बहन ने यक्षिणी के बारे में सब बता दिया था, इसलिए वो एक पहुँचे हुए पंडित जी के पास चली गई थी। पंडित जी ने मेरी माँ को बताया था कि वो बूढ़ा आदमी एक दुष्ट तांत्रिक था, जिसने भीष्मा यक्षिणी की साधना मुझे कराई थी, जो कि एक बुरी यक्षिणी होती है। उस पंडित ने मेरी माँ को बताया कि यक्षिणियाँ कुल 32 प्रकार की होती हैं, जिनमें से 8 प्रकार की यक्षिणी मुख्य होती हैं। उनके नाम हैं रतिप्रिया, सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, पद्मिनी, नटी और अनुरागिणी। इन 8 के अलावा और भी यक्षिणी होती हैं, जिनमें से एक है भीष्मा यक्षिणी, जो बहुत बुरी यक्षिणी होती है। इसके अलावा पंडित जी ने बताया कि यक्षिणी साधना केवल एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए और यक्षिणी की साधना कभी भी प्रेमिका या पत्नी के रूप में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर कोई भी गृहस्थी जीवन नहीं जी सकता। यक्षिणी की साधना बहन के रूप में, दोस्त के रूप में या फिर माँ के रूप में करना ही सही होता है। पंडित जी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी, पर पंडित जी ने उनको दिलासा दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके अलावा पंडित जी ने बताया कि भीष्मा यक्षिणी की साधना को केवल अघोरी या तांत्रिक ही सिद्ध करते हैं। एक गृहस्थी पुरुष के लिए इसे सिद्ध करना खतरनाक है। मेरी माँ पंडित जी को लेकर घर आई। मैं मेरे कमरे में यक्षिणी के साथ ही था। पंडित जी ने घर में चारों ओर अभिमंत्रित गंगा जल छिड़का और घर के हॉल में ही एक हवन कुंड बनाया और हवन करने लगे। जैसे जैसे पंडित जी हवन में आहुति दे रहे थे, यक्षिणी को तकलीफ हो रही थी। वो चिल्लाने लगी। तभी मेरी कमरे का दरवाज़ा खुला और यक्षिणी बाहर की तरफ भागी। उसकी आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा था। पंडित जी ने हवन करने के बाद मेरे गले में ताबीज बांधा और कहा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और कहा अब वो तुमको कभी परेशान नहीं कर पाएगी। तो इस तरह पंडित जी ने मेरी जान बचा ली। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको, ये हमें कमेंट में बताइएगा।